प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या निर्णय प्रक्रिया में निहित कदम या चरण, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय एक क्रमबद्ध यानी सीक्वेंट प्रक्रिया प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के अनेक चरण यानी स्टेप हैं। इन्हें क्रमबद्ध यानी सीक्वेंट रूप में पूरा करना पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रक्रिया के चरणों की विभिन्न विभिन्न संख्याएं नंबर बताए हैं। प्रमुख विद्वान हर्बर्ट साइमन ने इसे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसे 3 स्टेप प्रोसेस बताया। इसके अलावा पीटर ड्रेकर ने इसे 5 स्टेप प्रोसेस बताया। अब हम यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया को 7 स्टेप यानी 7 कदमों में बांटेंगे इसको, जिसके अंतर्गत 7 जो बिंदु है, स्टेप है, उनको बांट के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस प्रकार शुरू से लेके लास्ट तक का इसका जो चक्र है वो चलता है और संपन्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला जो है स्टेप या कदम, समस्याओं की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, या हम दूसरे ये कह सकते हैं समस्याओं की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए ही लिए जाते हैं। इसलिए निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्या को ठीक से समझ के बिना उसके समाधान की आशा करना व्यर्थ है। इम्पोर्टेंट है, अगर समस्या यानी प्रॉब्लम को ठीक से समझे बिना ही समाधान करने की आशा करते हैं तो करना बिल्कुल व्यर्थ है। पहले क्या करना पड़ेगा, समस्याओं को ठीक से समझना पड़ेगा, फिर उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। समस्या समुचित ढंग से व्याख्या करने के लिए समस्या को के सही स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल यह है कि जिस प्रकार कोई डॉक्टर अपने मरीज का सही इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसकी बीमारी को ठीक से समझ नहीं लेता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रकार का प्रबंधक को भी अपनी समस्याओं को ठीक से समझकर ही निर्णय करना चाहिए। समस्या को सही रूप से समझने तथा उसके सही कारणों को जानकर ही समुचित उपाय यानी या उसका अल्टरनेटिव है वो किया जा सकता है। इस हेतु प्रबंधक को समस्याओं के लक्षण तथा समस्याओं के प्रभाव दोनों को ही ध्यान में रखकर समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है, समस्याओं के लक्षण तथा समस्याओं के प्रभाव दोनों को ही ध्यान में रखकर समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई प्रबंधक समस्याओं के लक्षण तथा प्रभावों में से किसी एक के आधार पर ही समस्याओं का निदान करने के लिए निर्णय करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि समस्याओं के लक्षण या प्रभाव सदैव समस्या को सही रूप में प्रकट नहीं करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूसरा ये देख सकते हैं कि एक डॉक्टर यदि बुखार के कारणों को ज्ञात किए बिना ही क्विनैन देना शुरू कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि बुखार ठीक हो जाएगा। कारण स्पष्ट है कि इसका सभी बुखार मलेरिया से ही नहीं होते, अन्य कारणों से भी बुखार होते हैं। ठीक है, जो दवाई दी गई थी वो क्विनैन की मलेरिया की दी गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो बुखार होती है, सभी प्रकार की बुखार होती है वो मलेरिया से ही होती है, अन्य कारणों से भी बुखार हो सकती है। ऐसी स्थिति में अन्य दवा देना उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। इसका
ये भी है कि निर्णय प्रक्रिया के पहले कार्य समस्या को सही रूप से समझने का होता है। समस्या के कारण और प्रभाव दोनों को ही समझना अति आवश्यक है। केवल सामान्य लक्षण के आधार पर निर्णय करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे विक्रय में कमी के कई कारण हो सकते हैं। एक संस्था में विक्रय सेल्स में कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे विक्रेता की प्रभावहीनता, विज्ञापन की असफलता, उत्पादों की किस्म में गिरावट इत्यादि। विक्रय में कमी को रोकने के लिए सही कारणों को खोजना पड़ेगा, तभी विक्रय की जो समस्या है का समाधान किया जा सकेगा। तो इस प्रकार ये है कि समस्याओं की सही तरीके से व्याख्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस टू मेक साउंड, judicious and logical or reasonable decision. Manager has to follow a process that is sequential set of steps. Usually, a reasonable decision making process consists of the following step or stage. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पहली क्या है, इसके अंतर्गत द नीड फॉर द डिसीजन मेकिंग अराइजेज बिकॉज सम प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। ए प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इज सेट इन एग्जिस्ट व्हेन द मैनेजर परसीव either a unsatisfactory situation or a promising opportunity. In other words, a manager is required to make a decision when he perceives a gap between existing and desired state of affairs. Thus, decision-making process begins with identification of some problem or opportunity. इस प्रकार समस्या की पहचान करना के बाद में समस्याओं का विश्लेषण करना, दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो कदम है वो है समस्याओं का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया में अगला कदम समस्याओं का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। समस्याओं के विश्लेषण से तात्पर्य समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य, इफेक्ट्स एकत्रित करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना। इस हेतु समस्याओं के विश्लेषण के लिए समस्याओं की प्रकृति, समस्याओं के प्रभाव, उसके प्रभावित करने वाले तत्वों, ठीक है, इसके अलावा व्यापक सूचनाएं तथा अन्य एकत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात उनका विश्लेषण भी किया करके, विश्लेषण यानी एनालिसिस करके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन्स प्राप्त किए जाते हैं और समस्याओं की गंभीरता में मूल कारणों को ज्ञात किया जाता है। दूसरे जो कदम है उसमें क्या किया जाता है, समस्या का विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्टेप में इंग्लिश में ये है, इसका मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम the manager should collect and analyze information relating to it from within and outside the organization. तो इस प्रकार समस्या का विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड है वैकल्पिक समस्या का विकास, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जब समस्याओं की भली प्रकार व्याख्या या तथा विश्लेषण कर लिया गया है यानी एनालिसिस कर लिया गया है, तो उसके समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हमें समस्याओं का पता लग गया है, क्या समस्या है, उनका विश्लेषण कर लिया गया है, तो अब क्या करना चाहिए,
अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। विकल्पों की खोज करना एक श्रम साध्य कार्य है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। प्रबंधक इसमें आवश्यक परिश्रम ही नहीं करते। ठीक है, प्रबंधक इसमें आवश्यक परिश्रम नहीं करते और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु अच्छे प्रबंधक सदैव ही विकल्पों की खोज के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रबंधक इसमें अधिक मेहनत नहीं करते हैं और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड यानी रेडीमेड का मतलब यहाँ से ये लिया गया है कि कोई मेहनत नहीं करते हैं और कुछ भी उठा के ले लिया जाता है निर्णय, और यहाँ पे खानापूर्ति बाईपास सर्जरी कर दी जाती है। परंतु अच्छे प्रबंधक सदैव ही विकल्पों की खोज के लिए क्या करते हैं, खोज करने के लिए व्यापक प्रयास करते हैं, यानी कि रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास नहीं करते। कौन? अच्छे प्रबंधक। अब विकल्प ढूंढना निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णयों पर पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। अंत में ये हो सकता है कि विकल्प खोजते समय विकल्पों की जो इसकी उपयोगिता है पर तुलनात्मक रूप से विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विकल्प के रूप में निरपेक्ष रूप में विचार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार देखने में ये आता है कि कोई विकल्प ऊपरी तौर पर तो हमें बहुत उपयोगी दिखाई देता है या अनुपयोगी दिखाई देता है, किंतु वास्तव में बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होता है। इसलिए विकल्पों का विकास करते समय केवल विकल्पों का विकास ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो कि विकल्प दिखाई दे रहा है उनका एक एक करके सूचीबद्ध करते जाना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रबंधकों को ऐसे व्यापक दृष्टिकोण से भी विकल्पों का विकास करना चाहिए, किंतु विकल्पों का विकास करना एक सृजनात्मक कार्य है। ये काम क्या है? विकल्पों का विकास करना एक सृजनात्मक काम है, क्रिएटिव फंक्शन है ये। इसमें व्यापक सोच विचार की आवश्यकता होती है। या अन्य शब्द में ये कह सकते हैं कि प्रबंधक में अपने आंतरिक वातावरण के ऊपर उठकर संपूर्ण वातावरण के बारे में विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार संगठन के बाहर देखकर कुंज तथा विरिच ने लिखा है कि उन्हें संगठन के बाहर देखना चाहिए तथा उन्हें नए बाजार तथा उत्पादों के अवसरों को भी देखना चाहिए, कार्य के नए तरीके खोजना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन तरीके अपनाना चाहिए। इसके अलावा इस इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि किसी भी प्रबंधक को ये नहीं बोलना चाहिए कि विकल्पों का विकास करना कोई एक आसान कार्य है। उसमें पर्याप्त सूझबूझ, विवेक, चातुर्य, कल्पना शक्ति, अनुभव, दूरदर्शिता आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक प्रबंधकों को विकल्पों का विकास करने के लिए अपने इन क्षमताओं एवं योग्यताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्रबंधकों को अपनी योग्यता के साथ साथ दूसरे का भी सहयोग लेना चाहिए। इस हेतु अपनी सहकर्मियों या विशेषज्ञ से व्यापक विचार विमर्श, ठीक है, अपने विचार का आदान प्रदान, समूह वार्ताएँ करते रहनी चाहिए। इससे क्या होगा? इसके अलावा संदेश इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि कार्य का कोई भी अन्य अच्छा तरीका भी हो सकता है और इसे उसकी खोज करती रहनी चाहिए। ठीक है, उन्हें किस बात पर विश्वास रखना चाहिए, इस बात पर उन्हें सदैव इस बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि कार्य करने का कोई अन्य अच्छा तरीका भी हो सकता है और हमें उसकी खोज करनी चाहिए। ठीक है, एक ही विकल्प को लेके नहीं चलना चाहिए, अन्य तरीके भी ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें अब यहाँ पे नेक्स्ट है
विकल्पों का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत एवुलेटिंग अल्टरनेटिव, विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। विकल्पों का मूल्यांकन सामान्य कुछ बातें हैं या तथ्य हैं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जैसे जोखिम, रिस्क। फिर इस दूसरा है लागत या मितव्ययता, कॉस्ट और इकोनॉमी। फिर समय, टाइम, प्रत्येक विकल्प को क्रियान्वित करने के लिए लगने वाले समय को भी तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने के लिए समय तत्वों का विशेष महत्व होता है। फिर इसके अलावा संसाधनों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज। फिर कानूनी सीमाएं, लीगल लिमिटेशंस। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण सीमाएं, इन्वायरमेंट लिमिटेशंस। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, विकल्पों का मूल्यांकन करते समय इन बातों को, जैसे जोखिम, लागत पर मितव्ययता, समय, संसाधनों की सीमाएं, कानून की सीमाएं, पर्यावरण सीमाएं। Evaluating alternative, the next step is evaluation of each identified alternative. To evaluate, the manager should compare the advantage and disadvantage of each alternative and weigh the possible consequences of each. ठीक है, तो इस प्रकार ये नेक्स्ट है, हम देखेंगे मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। फिर उसमें तुलनात्मक मूल्यांकन से ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। जो विकल्प उद्देश्य की पूर्ति में सार्वजनिक योगदान दे सकता है उसी विकल्प का चयन कर लेना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे अनुभव, एक्सपीरियंस। फिर प्रशिक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन। फिर नेक्स्ट शोध एवं विश्लेषण, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये क्या है, ये तकनीकी है जो एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय अपनानी चाहिए। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ का होने के बाद में इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना चाहिए कि सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव यानी बेस्ट अल्टरनेटिव। द नेक्स्ट स्टेप इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस is to select one appropriate or best alternative. That is to make a decision. In some cases, choose for decision obvious from the comparison of alternative. अब नेक्स्ट है निर्णय का क्रियान्वयन, implementing the decision, implementation of ठीक निर्णय में ओके निर्णय का क्रियान्वयन, डिसीजन। यहाँ पे किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। निर्णय की सफलता उसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। निर्णय के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों का सहयोग पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त है। सामान्य निर्णयों में क्रियान्वयन के लिए प्रबंधकों को विशेष प्रयास करने चाहिए। अब कौन कौन से प्रयास होंगे, तो इस प्रकार है, कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। इसके अलावा कर्मचारियों को निर्णय से भली प्रकार से अवगत कराना, कर्मचारियों को निर्णय से भली प्रकार से अवगत कराना तथा इन निर्णयों पर उनके विचार एवं सहमति प्राप्त करना। इसके अलावा प्रबंधकों को निर्णय से प्रारंभ से ही कर्मचारियों की सहभागिता देनी चाहिए।
लास्ट में ये देख सकते हैं, कुशल संचार व्यवस्था स्थापित करके निर्णय के क्रियान्वयन में बाधाओं को दूर किया जा सकता है। निर्णय के प्रभाव को याद करने के लिए समुचित नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये बातें हैं जो निर्णय का क्रियान्वयन किया जाता है उनमें विशेष प्रयास करने चाहिए। इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन द डिसीजन, द नेक्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू बी implement decision. It is the responsibility of a manager to implement it. He therefore should make the necessary arrangement for its implementation. He should also pursue and motivate employees to implement it successfully. Furthermore, he should delegate authority and allocate resources necessary to implement the decision. अब नेक्स्ट है और लास्ट इम्पोर्टेंट है, वो है निर्णय का अनुगमन या प्रतिपुष्टि, फॉलो अप एंड फ्री फीडबैक ऑफ द डिसीजन। निर्णय के क्रियान्वयन के बाद निर्णयों का अनुगमन करना भी परमावश्यक, यानी फॉलोअप करना यानी फीडबैक लेना आवश्यक है। निर्णय का अनुगमन करने के इनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें इस बात को देखा जाता है कि समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है, तथा इस बात ये भी ज्ञात किया जाता है कि जो अपेक्षाएं, जो आशा जगाई गई थी, जो हमें उम्मीद थी, वो किस सीमा तक पूरी हुई, अथवा इस निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में जो आवश्यक सूचनाएं एकत्रित किए गए थे वो प्राप्त हुए या नहीं हुए। यदि निर्णयों के परिणाम संतोषजनक नहीं है तो उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अनुवर्तन तथा प्रतिपुष्टि की क्रिया अनवरत रूप से यानी कंटिन्यू रूप से चलती रहती है। फीडबैक, इट इज़ फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू feedback. This step is essential for ensure that results are in the accordance with those expected at the time of making the decision. Feedback involves continuous monitoring of the decision. The manager measures and evaluates the result of the decision. If the manager finds it appropriate to modify the decision, he does so in the light of changed circumstances. ओके, ये निर्णय प्रक्रिया का या निर्णय प्रक्रिया में निहित कदम 1 से लेकर 7 पूरे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।